हेलो बच्चे। बेटा इस वीडियो में हमने डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में बेसिक चीज हमने क्या पढ़नी है, देखो। बेसिक चीज यही है कि हमारे पास एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के ऊपर हम एनर्जी इंपार्ट करें। किसी भी फॉर्म में आप एनर्जी इंपार्ट करिए, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, या फिर किसी और अदर फॉर्म्स में जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। किसी भी फॉर्म में आप एनर्जी इंपार्ट करिए जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेटल सरफेस में से निकलना शुरू हो जाएंगे, जिनको हम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स है जो मेटल सरफेस में से निकल रहे हैं? वो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या बला है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के साथ लूजली बाउंड स्टेट में है, लेस बाउंड स्टेट में, ठीक है। एटम्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत कम बाउंडेड स्टेट में होते हैं। उन उन इलेक्ट्रॉन्स को हम हल्की सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, मेटल सरफेस में से निकलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि किस तरीके से एनर्जी देंगे, और मेनली चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है कि हम एनर्जी दे रहे हैं लाइट की फॉर्म में। अब इसी फिनोमेना को, इलेक्ट्रॉन्स के मेटल सरफेस में से निकलने के फिनोमेना को ही इलेक्ट्रॉनिक एमिशन बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। अब इलेक्ट्रॉनिक एमिशन की तो बात कर रहे हैं, चलो ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एमिशन में हम बच्चा कर क्या रहे हैं कि मेटल सरफेस को एनर्जी इंपार्ट कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में एनर्जी इंपार्ट कर रहे हैं ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है निकलना शुरू कर दें। और मिनिमम एनर्जी, हमें मेटल सरफेस को कितनी मिनिमम एनर्जी इंपार्ट करनी है ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करें और निकलना शुरू कर दें। उसी मिनिमम एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर इसका दूसरा नाम होता है वर्क फंक्शन। इसका दूसरा नाम होता है वर्क फंक्शन, और इसको फाई नॉट से सिंबलाइज किया जाता है। ये सिंबल जरूर याद है। थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन कितनी मेटल सरफेस को मिनिमम एनर्जी इंपार्ट करनी है ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होना शुरू हो जाए। दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। अच्छा, क्योंकि वर्क फंक्शन जो है वो एनर्जी ही है, तो इसे कैलकुलेट किस फॉर्म में करेंगे? जूल की फॉर्म में। ऐसा यूनिट तो जूल होती है, लेकिन नॉर्मली किस फॉर्म में लिखा जाता है वर्क फंक्शन मेटल सरफेस का? नॉर्मली जनरली किस फॉर्म में लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में। अब इसकी कन्वर्जन देख लेते हैं। जूल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या कन्वर्जन है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, या फिर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू कर दे, ठीक है, एक्सेलरेट करना शुरू कर दे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो इसके लिए हम कितना वर्क डन करते हैं? बेसिकली इसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल्स। ये कन्वर्जन जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एमिशन की तरफ। 4 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक एमिशन हमने पढ़ लिए। 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। फर्स्ट वन इज थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन, अभी अभी बेटा पीछे बताया गया आपको कि मेटल सरफेस को एनर्जी किसी भी फॉर्म में आप इंपार्ट कर दो। तो यहाँ पर थर्मियोनिक वर्ड का मतलब है इज रिलेटेड टू हीट। तो हम मेटल सरफेस को किस फॉर्म में एनर्जी इंपार्ट कर रहे हैं, किस फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं? हीट की फॉर्म में, ताकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। ये जो हीट दे रहे हैं, मेटल सरफेस इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स का मेटल सरफेस के साथ बॉन्ड टूट जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो मींस लाइट। किस फॉर्म में हम एनर्जी दे रहे हैं? लाइट की फॉर्म में। लेट्स से इधर एच न्यू लिख देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होना शुरू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक स्पेशल केस है, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, इन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को इसी फिनोमेना में, इसी एमिशन में फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। थर्ड वन इज थर्ड वन इज कोल्ड कैथोड एमिशन, और फील्ड एमिशन भी बोलते हैं इसको। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि मेटल सरफेस के ऊपर हम बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें। लेट दिस बी द मेटल सरफेस, और यहाँ पर हमने बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, जिसकी वजह से ये वाले पॉजिटिव चार्जेस जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो इलेक्ट्रॉन की मेटल सरफेस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होना शुरू हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर निकल के पॉजिटिव चार्जेस की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, या फिर पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। चौथा, सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन कि आप एक मेटल सरफेस लो, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाना शुरू करो। दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब होगा क्या इससे? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आप मेटल सरफेस के पास भेज रहे हो, जिसकी वजह से एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स मेटल वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एनर्जी, मेटल वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देंगे, उनका बॉन्ड तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे मेटल सरफेस के साथ, और इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस में से इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। दीज आर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमने पूरे चैप्टर में बेटा ये वाला टॉपिक जो है मेनली पढ़ना है, जिसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लाइट एनर्जी इंपार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और हमने इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया कि मिनिमम एनर्जी कितनी इंपार्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, चलो अब एक और चीज बेटा देखो, एक काम करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में अभी हमने पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि शुरुआत कहां से हुई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की। ठीक है, हिस्ट्री, हिस्टोरिक, हिस्ट्री ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सबसे पहले हेनरिक हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट थे, हेनरिक हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट, जिन्होंने 1887 में ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स विद, मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेके, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि अगर एक ट्यूब के अंदर, इवैक्यूएटेड ट्यूब ट्यूब जिसके अंदर वैक्यूम बना हुआ है, कैथोड के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इंसिडेंट करते हैं। कौन से रेडिएशंस? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, ये है कैथोड। तो जो डिटेक्टर प्लेट होगी, मतलब एनोड वाली प्लेट होगी, वहां पर हाई वोल्टेज स्पार्क्स जो है वो ऑब्जर्वेशन में आते हैं। हाई वोल्टेज स्पार्क्स जो है वो ऑब्जर्वेशन में आते हैं, और उन्होंने क्या बोला कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कैथोड के ऊपर या एमिटर के ऊपर गिर रहे हैं, तो उसमें से कुछ नेगेटिव चार्ज रेडिएशंस जो है वो एमिट हो रही होंगी, उसमें से कुछ नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस एमिट हो रही होंगी, नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस, जिसकी वजह से डिटेक्टर प्लेट के पास हमें हाई वोल्टेज पास डिटेक्ट हो रहे। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का फिनोमेना डिस्कवर करा था, दैट इज हेनरिक हर्ट्ज। आगे चलकर दो साइंटिस्ट, आगे चलकर दो साइंटिस्ट आए, नेम्ड हॉलबॉक्स एंड लेनार्ड। दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, हॉलबॉक्स एंड लेनार्ड, जिन्होंने 1886 से लेके 1902 तक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ऊपर स्टडी करा। अब इन्होंने क्या देखा पहले एक्सपेरिमेंट में
पहली चीज तो बेटा इन्होंने ऑब्जर्व करी जब ये इन्होंने जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोस्कोप के साथ डिटेक्ट अटैच करा। दिस इज इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, दिस इज जिंक प्लेट। जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोस्कोप के साथ अटैच करा तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या करा और इसके ऊपर मतलब रेडिएशन जो है वो इंसिडेंट करवाई होंगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट करवाई थी, यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, ठीक है। तो पहली चीज उन्होंने क्या ऑब्जर्व करी कि जिंक प्लेट अगर जिंक प्लेट अनचार्ज थी, ठीक है, अगर जिंक प्लेट अनचार्ज थी तो जब इन्होंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट करवाई तो वो अनचार्ज से कौन से चार्ज में कन्वर्ट हो गई, पॉजिटिवली चार्ज बन गई, ठीक है, अनचार्ज थी तो पॉजिटिवली चार्ज बन गई। दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व करी कि इनिशियली अगर इन्होंने नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट ली, नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट करवाई तो वो न्यूट्रल हो गई, मतलब अनचार्ज हो गई, ठीक है। तीसरी चीज इन्होंने ऑब्जर्व करी कि अगर इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट ली, पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट, तो ये और ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज बन गई, मोर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जिंक प्लेट के ऊपर आ गया। अब ये जो तीनों ऑब्जर्वेशन थी उन्होंने बोला इन तीनों ऑब्जर्वेशन को एक ही तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है, नोटिस किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है कि जब भी हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जिंक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे तो कोई ना कोई नेगेटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस उसमें से निकल जाएंगे, जिंक प्लेट में से नेगेटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस निकल जाएंगी, ठीक है। और वो डिटेक्शन कहां पर हुई थी, इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास, क्योंकि ये बेटा आपको पता ही है कि अगर पॉजिटिव चार्ज ये इस मेटल सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप के पास ट्रांसफर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो रिपेल होना, मतलब ये जो लीव्स है वो रिपेल होना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर कर लेगा। न्यूट्रल का कैसे डिटेक्ट होगा कि जब उनके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था तो वो रिपेल कर रही थी एक दूसरे को, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट करवाएंगे और वो ऑलरेडी नेगेटिव थी तो न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट मींस अब ये लीव्स जो है वो एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएगी। एक दूसरे के पास आने का मतलब ये नहीं है कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसका मतलब ये था कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज इन दोनों ने एक्वायर करा तो रिपेल कर रही थी, जब कोई चार्ज नहीं है तो ये भी अनचार्ज है, अब ये दोबारा से अपनी मीन पोजीशन पे या फिर नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। ये थे एक्सपेरिमेंट्स हॉलबॉक्स और लिनार्ड के। अब आगे चल के इन्होंने, अच्छा ये एक्सपेरिमेंट किस ईयर में परफॉर्म हुए थे, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए थे 1888 में, ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय इन 1888। आगे चल के इन्होंने क्या बोला, आगे चल के लेनार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए और लेनार्ड भाई ने क्या बोला, उन्होंने क्या करा, दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा था लेनार्ड ने कि एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ली, ठीक है, और ये कैथोड लिया, कैथोड मतलब जो नेगेटिव रेडिएशंस को एमिट करेगा। और अच्छी अच्छा एक और चीज देखो बेटा, अभी तक हमने ये नहीं बोला कि उस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे, अभी तक हमने सिर्फ ये बोला कि कैथोड में से नेगेटिव रेडिएशंस निकल रही थी। हेनरिक हर्ट्ज ने भी यही बोला था कि नेगेटिव रेडिएशंस ही निकल रही है अभी तक, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिटेक्ट ही 1897 में हुए थे और ये एक्सपेरिमेंट्स का परफॉर्म हो रहे हैं 1888 1887 में परफॉर्म हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवर होने से भी पहले, जे जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करे थे। अब इन्होंने क्या बोला, ये पूरा सर्किट इन्होंने बनाया जो भी है, ठीक है, ये पूरा इन्होंने सर्किट बनाया, यहाँ पर कैथोड ली जो नेगेटिव रेडिएशंस को एमिट करें तो इसे एमिटर भी बोल दिया,
यहां पर एनोड लिया जो नेगेटिव रेडिएशंस को कलेक्ट करेंगे तो उसे कलेक्टर भी बोल दिया या डिटेक्टर भी बोल दिया। इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो इंसिडेंट करवाई। कौन से रेडिएशंस? यूवी रेडिएशंस इंसिडेंट करवाई। जब यूवी रेडिएशंस इंसिडेंट करवाई तो उन्होंने ये देखा कि यहां से नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस जो है वो निकल रही है और ये नेगेटिव चार्ज रेडिएशंस कलेक्टर प्लेट के पास जाके, यहाँ पे माइक्रो एम्पियर एमीटर लगा देते हैं, नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस कलेक्टर प्लेट के पास जाके सर्किट में आई और सर्किट में एक तरीके का करंट फ्लो होने लग गया। ठीक है, इसी करंट को इन्होंने बोल दिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसी करंट को क्या बोल दिया? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अभी सारी हिस्ट्री चल रही है। पहली चीज तो ये इन्होंने नोटिस करी कि जब नेगेटिव रेडिएशंस निकली सर्किट के अंदर आके करंट बना रही है। दूसरी चीज कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, सर्टेन फ्रीक्वेंसी है हमारे पास जिस फ्रीक्वेंसी से नीचे फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इंसिडेंट करवाएंगे। ठीक है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है उससे नीचे फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं तो नो करंट इज डिटेक्टेड। नो करंट इज डिटेक्टेड, इसका मतलब कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ही इन नेगेटिव रेडिएशंस को मेटल सरफेस में से निकाल सकती है और करंट बना सकती है। इसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी को इन्होंने बोल दिया थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे थ्रेशहोल्ड एनर्जी वैसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ले ताकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सके, या उसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली ले सकते, लेकिन इससे नीचे लेंगे तो कोई करंट डिटेक्ट नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव रेडिएशंस नहीं निकलेंगे। फिर बहुत बाद में जाके 1897 में जे थॉमसन भैया ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करे और इन सब ने ये बोल दिया कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स में जो नेगेटिव रेडिएशंस निकल रही थी वो नेगेटिव रेडिएशंस कुछ और नहीं थी बल्कि इलेक्ट्रॉन्स ही थे। ठीक है, वो नेगेटिव रेडिएशंस कुछ और नहीं थी बल्कि इलेक्ट्रॉन्स ही थे। चलो फिर आगे जाके लेनर्ड भैया ने हाँ जी, फिर आगे चल के लेनर्ड भैया ने R.A. मिल्कन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की डिटेल में स्टडी करी। ठीक है, लेनर्ड एंड R.A. मिल्कन। तो इन्होंने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज या डिफरेंट फिनोमेना डिस्कवर करे कि ये वाली चीज इंटेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है या फिर ये वाली चीज फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है। उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ना है जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में बताएंगे बेसिकली। ठीक है, चलो बिना देर करे पढ़ते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। लेकिन एक और चीज बेटा, इन एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने से पहले ना हम एक और चीज देख लेते हैं। पढ़ रहे हैं हम डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर का मतलब क्या है कि कोई भी मैटर जो है वो दो तरीके के नेचर एग्जिबिट करता है, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। ठीक है, इस चैप्टर में हम इन दोनों में से कौन से नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं? पार्टिकल नेचर के बारे में, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में हम ऑलरेडी वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये पार्टिकल नेचर से ही प्रूव हो सकता है, वेव नेचर फेल हो गया था इसको प्रूव करने के लिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली टर्म जो मैं पढ़ाने वाला था इंटेंसिटी के बारे में। इंटेंसिटी, ठीक है, एक तरफ लिखते हैं वेव नेचर, एक तरफ लिखते हैं पार्टिकल नेचर। एक तरफ वेव नेचर, एक तरफ पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब वेव नेचर में इंटेंसिटी का मतलब क्या है? वेव नेचर में इंटेंसिटी का मतलब है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। कि मेरे पास मान लेते हैं एक वेव है, इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ए है, एम्पलीट्यूड इज ए। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी होगी उसकी और उतनी ही ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होगी, उस वेव के अंदर उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। पार्टिकल नेचर में इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इट इज इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज कितनी लाइट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब कितनी लाइट एनर्जी एक छोटे से एरिया में एक सेकंड के अंदर फॉल कर रही है, दिस इज नोन एज इंटेंसिटी।
छोटे से एरिया के अंदर कितनी लाइट एनर्जी 1 सेकंड के अंदर इंसिडेंट कर रही है। या यूं भी बोल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया 1 सेकंड के अंदर, छोटे से एरिया में 1 सेकंड के अंदर फॉल कर रहे हैं। इसे भी हम इंटेंसिटी के बोल सकते हैं। ठीक है, या तो नंबर ऑफ फोटोन से रिलेटेड या उसकी एनर्जी से रिलेटेड, लेकिन पर यूनिट एरिया पर सेकंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, अब लेनार्ड और आर्य मिलिकन के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट, थोड़ा डायग्राम वायग्राम बना ले बेटा। देखो जी, दिस इज कैथोड, दिस विल बी द एनोड। ठीक है, कैथोड का काम क्या है? नेगेटिव रेडिएशंस, या अब तो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। ठीक है, मतलब यहां पर हमने वो मेटल सरफेस रखा होगा जिसमें से लाइट इंसिडेंट करवाएंगे और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोल देंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल देंगे। कैथोड पर हमने वो सरफेस रखा होगा जिसमें से हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, लाइट इंसिडेंट करवानी है। ठीक है जी, दिस विल बी कैथोड, दिस विल बी एनोड। डिटेक्टर बोल लो, कलेक्टर बोल लो, जो मर्जी बोल लो। इसके साथ हमने माइक्रो एमीटर हमने जोड़ रखा है। माइक्रो एमीटर का काम क्या होगा? जितना भी करंट बनेगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के अंदर, वो उसको डिटेक्ट करेगा। बहुत स्मॉल करंट बनेगा, ये रिवर्सिंग की होगी। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे बैटरी ले रखी है। दिस विल बी द की, दिस विल बी द रियोस्टेट, जो सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेगा। और इसके बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेंगे। ठीक है जी, इन दो पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेंगे। यहाँ पर कलेक्टर है, दिस विल बी द विंडो, जहां से इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होंगे। और यहाँ पर हम एक लाइट का सोर्स ले लेते हैं जिसमें से रेडिएशन जो है वो निकलेंगे और इस मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होंगी। ये ले लेते हैं, और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें बेटा हर मतलब बात याद रखना कि इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि रेडिएशन जो है वो इंसिडेंट हुई मेटल सरफेस के ऊपर, मान लेते हैं वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी की थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी थी इसकी फ्रीक्वेंसी, या फिर उससे ज्यादा थी सोर्स की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो गए। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सर्किट के अंदर जाएंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बना लेंगे, उसी के बारे में हमें स्टडी करना है। दूसरी चीज हमें ये याद रखना है कि इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी आर नॉट सेम। ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स डजंट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। ये चीज याद रखनी है। क्यों नहीं होती? कि मान लेते हैं कि सरफेस के ऊपर, लेट से ये मेटल सरफेस है। ठीक है, ये मेटल सरफेस है। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल सरफेस या एटम्स के साथ अलग अलग बाउंडेड स्टेट में होंगे। देखा यह जाता है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा बाउंडेड स्टेट में होते हैं, मोर बाउंडेड स्टेट, मोर बाउंडेड स्टेट। और जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो लेस बाउंडेड स्टेट में होते हैं, लेस बाउंडेड स्टेट।
तो जो सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो लेस बाउंडेड स्टेट में होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर। सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो लेस बाउंडेड स्टेट में होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और इनकी जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ज्यादा बाउंडेड स्टेट में होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। मतलब निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं मेटल सरफेस में से, दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं मेटल सरफेस में से, दे विल हैव द लेस काइनेटिक एनर्जी। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रही हैं दे ऑल डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, इतना जरूरी याद रखना, ठीक है। आगे जाके हम इसे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहली चीज इन्होंने क्या देखी, पहली चीज इन्होंने क्या ऑब्जर्व करी कि इंटेंसिटी वेरिएशन के साथ साथ इंटेंसिटी इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जैसे ही ये इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है। इंसिडेंट रेडिएशन की अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है। तो इन्होंने एक ग्राफ बनाया, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to intensity of incident radiation, की इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। इसके पीछे की थ्योरी समझते हैं क्यों बढ़ रहा था फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे होंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस कलेक्टर के पास आएंगे तो ज्यादा करंट बनेगा। बेसिकली करंट का मतलब तो ये होता है ना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा करंट। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ा। तो हम यहां पर ये भी लिख देते हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to intensity and also photoelectric current is directly proportional to number of photoelectrons। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उसकी वजह से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा और एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। पहली चीज हमें क्या पता चली कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये चीज नोट कर लेना। एंड दूसरी चीज बेटा यहाँ पर ये भी पता चली कि अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कोई वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। आगे जाके हम एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरी चीज, दूसरी ऑब्जर्वेशन बेसिकली, दूसरी चीज इन्होंने क्या ऑब्जर्व करी, सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या करा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या करा कि इस एनोड का पोटेंशियल चेंज करना शुरू कर दिया। एनोड का पोटेंशियल चेंज करना शुरू कर दिया, मतलब एनोड जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया था। तो सबसे पहले हमने करना है, सबसे पहले करना है पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। किसकी वेरिएशन देखने हैं, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले इन्होंने क्या करा, प्लेट ए को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी, विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। प्लेट ए को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया और पॉजिटिव पोटेंशियल को चेंज करा, फिर उसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन इन्होंने डिटेक्ट करी, ठीक है। तो क्या करा इन्होंने, सबसे पहले प्लेट ए को किसी पर्टिकुलर पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा। उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से उधर की तरफ मूव कर रहे हैं और ये एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने क्या देखी, अच्छा कलेक्ट कर रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बना, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने क्या करी, पॉजिटिव पोटेंशियल को
पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करा। तो इन्होंने क्या देखा, जब पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, जब इन्होंने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया तो इन्होंने ये देखा कि जैसे ही पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है। फिर इन्होंने क्या करा, और ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया। पॉजिटिव पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड मोर। इन्होंने देखा करंट और ज्यादा बढ़ रहा है, दिस इज नॉट इंटेंसिटी, करंट। इन्होंने ये देखा कि पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ाया तो करंट और बढ़ा। फिर और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, लालच में आ गए, और ज्यादा करंट बढ़ा। तो ऐसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते करंट बढ़ रहा था। अब इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि एक पर्टिकुलर पॉजिटिव पोटेंशियल के बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ना बंद हो गया। इसका मतलब क्या था कि इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहुंचने थे पहुंच गए। अब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हो रहे होंगे तो करंट भी बढ़ नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से करंट जो है वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, उस करंट को उस मैक्सिमम करंट को जो करंट अब बढ़ना बंद हो चुका है एक पर्टिकुलर पॉजिटिव पोटेंशियल पे, उस मैक्सिमम करंट को सैचुरेशन करंट इन्होंने बोल दिया। इसके बाद अब करंट और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, करंट विल बी कांस्टेंट, सैचुरेशन करंट। ठीक है, सैचुरेशन करंट। इतनी चीज समझ रहे हैं? चलो ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने ये देखा। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, प्लेट ए को एनोड को इन्होंने नेगेटिव पोटेंशियल देना शुरू कर दिया विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी, और उनकी वेरिएशन से की। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है इसके बाद नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ सी प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। दूसरा पार्ट है नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। प्लेट ए को नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो इन्होंने ये देखा, इसका नेगेटिव पोटेंशियल है रिटार्डिंग पोटेंशियल, जो कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आने से रोक रहा है। तो जैसे ही नेगेटिव इसको पोटेंशियल दिया तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है अब रिड्यूस हो गया। नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो करंट जो है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। और क्यों डिक्रीज हो रहा होगा? ठीक है, हमने बोला था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल दिया कुछ इलेक्ट्रॉन्स पीछे रुक गए होंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी कम होगी कि नेगेटिव पोटेंशियल उनको रिटार्ड कर दिया था, ये रोक दिया था। ठीक है, उनकी एनर्जी कम थी बेसिकली, और जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स थे वही इसके पास पहुंच रहे थे, जो कि कम हो गए। तो कम इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर आएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कम हो जाएगा। फिर नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो इन्होंने और बढ़ा दिया, और इन्होंने देखा करंट और ज्यादा डिक्रीज हो गया। नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने से करंट और डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ये है कि जिन इलेक्ट्रॉन्स की अब काइनेटिक एनर्जी और कम थी वो भी पीछे रुक गए होंगे। ठीक है, जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बाकी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी से कम थे वो भी पीछे रुक गए होंगे। धीरे धीरे ये एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पर पहुंचे, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे करंट पूरा जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे जितने एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी वो भी पीछे रुक गए होंगे। अब कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच नहीं पा रहा, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर करंट भी नहीं बन पा रहा। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर करंट जीरो हो गया, इसका मतलब क्यों करंट जीरो हुआ, क्योंकि एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, विच हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो भी रुक गए होंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिनके पास थी वो भी रुक गए, इसके पास करंट इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच रहे तो करंट भी नहीं बन रहा। उस नेगेटिव पोटेंशियल पे जहां पर करंट पूरा का पूरा जीरो हो गया, वो नेगेटिव पोटेंशियल को इन्होंने बोल दिया कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल।
इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट पूरा का पूरा रुक गया, कट ऑफ हो गया, उसी को इन्होंने कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दिया। ठीक है, ये इनका दूसरा ऑब्जर्वेशन थी। चलो इसके बाद बेटा इन्होंने इसके भी ग्राफ तैयार करे। उन ग्राफ्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। देखो देखो, पहला ग्राफ, बल्कि दूसरा ग्राफ है, पहला तो हमने पढ़ लिया ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। दिस इज द सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ किसके ऊपर है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी नहीं है ये, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी, ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी, ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी। मतलब जब हम डिफरेंट इंटेंसिटी लाइट जो है वो मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवा रहे थे, तो ग्राफ कुछ ऐसा सा आया। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ना, हाँ ठीक है। चलो वाई एक्सिस पे हम करंट प्लॉट करवाएंगे, और करंट हम माइक्रो एम्पियर्स में मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पर पोटेंशियल। एक चीज याद रखना बेटा, पोटेंशियल एक चीज याद रखना, यहां पर पोटेंशियल जीरो है, इसके राइट हैंड साइड आ रहे हैं तो पॉजिटिव पोटेंशियल, और इसके लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, और ये ग्राफ किस तरीके से बना? कुछ इस तरीके से ग्राफ बना। दिस इज फॉर लाइट ऑफ इंटेंसिटी I1, दिस इज फॉर लाइट ऑफ इंटेंसिटी I2, एंड दिस इज फॉर लाइट ऑफ इंटेंसिटी I3। अब इससे क्या क्या चीजें पता चलती है देखो। पहली चीज तो बच्चे ये पता चल रही है कि अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल, यहां से पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट भी वाई एक्सिस के ऊपर बढ़ रहा है। पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से करंट भी बढ़ा, और ये हमने देखा भी था पहले वाले में कि जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जा रहे थे, एनोड ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा था और करंट बढ़ रहा था। लेकिन यहां पर हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, तो करंट जो है वो कम हो गया। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे करंट कंप्लीटली जीरो हो गया। इसी नेगेटिव पोटेंशियल को हमने बोल दिया कट ऑफ पोटेंशियल, या फिर दिस विल बी वी नॉट कट ऑफ पोटेंशियल, या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो नेगेटिव पोटेंशियल जहां पे करंट कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, वाई एक्सिस पे हमने करंट लिया। ठीक है, और एक और चीज बेटा, यहां पर इंटेंसिटी I3 जो है वो ग्रेटर है देन है इंटेंसिटी I2, और ग्रेटर देन है इंटेंसिटी I1 से। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं? दूसरी चीज हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट ली, उतना ज्यादा करंट जो है वो सैचुरेशन करंट, क्योंकि एक टाइम के बाद आके करंट कांस्टेंट हो गया ना, इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन जाता रहेगा, दैट विल बी सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो जैसे ही ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट ले रहे हैं, सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है। ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट ले रहे हैं तो सैचुरेशन करंट देखो बढ़ रहा है। यही हमने पढ़ा था कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें मिली। अब इन ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है? पहली चीज आप ये देखो कि अगर डिफरेंट इंटेंसिटी वाली लाइट ले रहे हैं, तीनों के लिए कट ऑफ पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब कट ऑफ पोटेंशियल जो है वो डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फिर किसके ऊपर डिपेंड करेगा हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन अभी तक तो ये पता चल रहा है कि कट ऑफ पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, दूसरी चीज क्या पता चल रही है कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो सैचुरेशन करंट भी, यहां पर सैचुरेशन करंट कम था, ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया। इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट या करंट भी बढ़ रहा है, सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस। दूसरी चीज ये पता चल रही है। तीसरी चीज ये भी पता चल रही है
कि अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, माइनर चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है। यहां पर भी पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, करंट बढ़ रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, करंट बढ़ रहा है। पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है। और ये एक और माइनर चीज कि नेगेटिव पोटेंशियल अगर हम बढ़ा रहे हैं तो करंट कम हो रहा है। नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने से करंट कम हो रहा है, डिक्रीजेस। ठीक है, ये तीन चार चीजें हमें इस ग्राफ से पता चल रही है। नेक्स्ट तीसरा इन्होंने एक और ग्राफ तैयार किया जो कि करंट वर्सेस पोटेंशियल का ही था, लेकिन लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हम ले रहे हैं, लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इसमें हमने क्या देखा, ग्राफ तैयार करते हैं, यहां पे करंट और यहां पे पोटेंशियल, करंट एंड पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये ग्राफ कैसा बना देखो, ये ग्राफ बना कि दूसरा ये और लेट से तीसरा ये, तीन हमने इंटेंस तीन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ली होगी, तीन लाइट ली होगी ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू वन ले लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू टू और इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थ्री। किस तरीके से ली है, तीसरी वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी अदर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, V02 और माइनस V03। इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली लाइट की कट ऑफ पोटेंशियल भी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली लाइट का कट ऑफ पोटेंशियल भी अलग अलग है या फिर सेम नहीं है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ले रहे हैं, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ले रहे हैं उसके लिए कट ऑफ पोटेंशियल भी ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, तो पहली चीज क्या ऑब्जर्व हो रही है कि कट ऑफ पोटेंशियल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो नेगेटिव पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो नेगेटिव पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ रहा है, डिपेंड्स अपॉन अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। दूसरी चीज क्या पता चल रही है कि सैचुरेशन करंट जो है, देखो सैचुरेशन करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि तीनों लाइट के तीनों फ्रीक्वेंसी वाली लाइट के लिए सैचुरेशन करंट जो है वो सेम है। तीनों फ्रीक्वेंसी वाली लाइट के लिए सैचुरेशन करंट इज सेम। सैचुरेशन करंट डजंट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और बाकी चीजें तो वही बेटा जो पहले हमने ऑब्जर्व करी है वही ऑब्जर्व हो रही है कि पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट कम हो रहा है। नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट कम हो रहा है, वाई एक्सिस पे हमने करंट लिया है। दूसरी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट थी वो भी यही सेम चीज बता रही है कि पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ। नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट कम हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें पता चल रही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सैचुरेशन करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। किसके ऊपर नहीं करता, फ्रीक्वेंसी। तो ये दो चीजें जो है वो ध्यान रखने वाली है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलो अच्छा, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम ये देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों बढ़ रहा होगा, या हमें नेगेटिव पोटेंशियल और ज्यादा अप्लाई करने की क्या जरूरत पड़ रही होगी। देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हो क्या रहा होगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं मेटल सरफेस में से, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही होगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही होगी। अब ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमें नेगेटिव पोटेंशियल भी ज्यादा अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो कट ऑफ पोटेंशियल या वो नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर करंट जीरो हो रहा था वो भी हमें बढ़ाना पड़ा ताकि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को पीछे ही रोक सके, ताकि करंट जीरो हो जाए।
इसीलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कट ऑफ पोटेंशियल भी ज्यादा नेगेटिव देना पड़ता है हमें। ठीक है चलो नेक्स्ट। अच्छा, अभी हमने बोला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर नहीं कर रहा। तो चौथा ग्राफ हमारा यही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस द फ्रीक्वेंसी किस तरीके से डिपेंड करता है वो हमें बताना है। तो ग्राफ कुछ ऐसा है, ग्राफ कुछ ऐसा है कि हम दो सरफेसेस के लिए ले रहे हैं, यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहां पर फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। ठीक है, पहले वाले मेटल सरफेस के लिए ए और दूसरे वाले मेटल सरफेस के लिए। ठीक है, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं यहां पर ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने यहां से शुरू करा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई 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 बढ़ाई, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी जब बढ़ा रहे हैं तो हमें कोई नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई नहीं करना पड़ रहा। क्यों? जब ये वाली फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ले रहे हैं तो हमें कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई नहीं करना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ही नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अप्लाई नहीं करना पड़ा, जीरो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। लेकिन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी आई जहां पर भी हमें जहां पर भी हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसे मान लेते हैं, अगर हम ये फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ए लेंगे, अगर हम न्यू नॉट ए फ्रीक्वेंसी वाली लाइट लेंगे तो यहां पर अगर कोऑर्डिनेट्स निकालोगे ना बेटा, तो कोऑर्डिनेट्स विल बी न्यू कॉमा जीरो ही आएगा। इसका मतलब अभी भी हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट लेंगे तो क्या होगा, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये दो तीन पॉइंट्स जो है वो बांध देना। इस फ्रीक्वेंसी से नीचे फ्रीक्वेंसी वाली लाइट लेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना नहीं पड़ा हमें, पहली चीज। इतनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट थी तो भी इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना नहीं पड़ा, दूसरी चीज। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट थी तो जाके स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ा। क्यों? देखो, जब हमने इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ली तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हुए थे, पहली चीज, तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई नहीं करना पड़ा। अगर इसके इक्वल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ली तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इजेक्ट हुए होंगे, मूव होना नहीं शुरू हुए होंगे, जिसकी वजह से हमें दोबारा से स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी रुके हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, करंट नहीं बन पा रहा। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ली तो इलेक्ट्रॉन्स मूव भी होना शुरू हो गए होंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनना शुरू हो गया होगा, जिसकी वजह से हमें पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ा। पहली चीज तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अभी हमने बात करी है, वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हुए होंगे, और वो अलग अलग सरफेसेस के लिए अलग अलग है। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अलग अलग मेटल्स की अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। दूसरी चीज, जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। अब भी पीछे इसके बारे में बात करके आए हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही होगी, जिसकी वजह से उन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है तीसरी चीज, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन दोनों मेटल्स का जो ग्राफ है वो आपस में पैरेलल है। इन दोनों मेटल्स का ग्राफ आपस में पैरेलल है। इसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे, क्यों ये पैरेलल ग्राफ दे रहे हैं। आगे जाके हम इसी लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, इन्हीं ग्राफ्स को हम आइंस्टाइन की इक्वेशन से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एक और चीज हम आगे जाके बात करेंगे बेटा, देखो कि जैसे ही अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा इन लाइंस को, तो इनका वाई इंटरसेप्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये वाई इंटरसेप्ट बढ़ने से क्या होगा वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे।
इसके लिए वाई इंटरसेप्ट जो है वो सिर्फ इतना है, दूसरे वाले मेटल सरफेस के लिए वाई इंटरसेप्ट इज दिस। बट इसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज डायरेक्टली विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और वो भी हमने पढ़ लिया कि क्यों कर रहा था। ठीक है, चलो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ने के बाद ना इन्होंने अपने लॉज दिए जिसको लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बेटा पेपर में पूछे जाते हैं और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड वेरीज डायरेक्टली विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कि जितनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। ठीक है, दूसरा दूसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में इन्होंने बात करी कि देयर एग्जिस्ट सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो विच बिलो विच, अगर हम इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट लेते हैं, बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज पॉसिबल, नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज पॉसिबल। तीसरा, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बेटा न्यू नोट से डिनोट करते हैं, इसको भी ध्यान रखना। अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी maximum kinetic energy emitted per second is directly proportional to frequency and does not depend upon kinetic energy, does not depend upon intensity of incident radiation, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। पीछे हमने एक्सप्लेन कर दिया है क्यों ये बढ़ेगी। ठीक है, बट ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, चौथा, फोटो इलेक्ट्रिक emission, photoelectric emission is an instantaneous process. Photoelectric emission is an instantaneous process, मतलब जैसे ही लाइट एनर्जी सरफेस के ऊपर आके इंसिडेंट करेगी उसी टाइम बिना रुके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। चलो, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गए। ये चारों लॉज बेटा अगेन मैं बोल रहा हूँ बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चा, हमने इन्हीं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ना आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से समझना है। ठीक है, आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बहुत अच्छे तरीके से लॉ समझ में आएंगे जब हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे। आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चलो, अब आइंस्टाइन ने क्या करा, बड़ी विचित्र बात थी आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन ने क्या करा, यहां पर क्वांटम थ्योरी का यूज करा, क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करा, क्वांटम फिजिक्स का यूज करा ताकि लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इसने यूज करा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब अगर नहीं पता प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है तो हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइट जो है एनर्जी पैकेट्स इसके अंदर होते हैं, एनर्जी पैकेट से बनी होती है, बहुत सारे एनर्जी पैकेट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एनर्जी पैकेट्स का मतलब ये नहीं कि पार्टिकल्स हैं, जस्ट एनर्जी कंटेन करके रखे हुए हैं। ठीक है, और इन एनर्जी पैकेट्स को क्या बोला जाता है, फोटोन्स या फिर क्वांटा, फोटोन्स या फिर क्वांटा। एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, तो एन नंबर ऑफ फोटोन्स, एन फोटोन्स की एनर्जी क्या होगी, E equals to total energy NH nu, where nu is the frequency of radiation या frequency of photons की भी बोल सकते हैं,
एंड E इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और यहां पर E डैश इज द एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ फोटोन्स, एंड H जो है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड। दिस वाज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आइंस्टाइन ने इसका यूज करा था। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन उसने एक और चीज बोली। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन भैया के हिसाब से क्या होगा, मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आइंस्टाइन भैया के हिसाब से क्या हो रहा है कि एक फोटोन आ रहा है, एक फोटोन जिसकी एनर्जी है एच की, वो आ रहा है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना शुरू कर देगा या इजेक्ट कर देगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन भी जिसको बोलते हैं। बट मेन चीज क्या आती है इसकी, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। तो दो फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को, तीन फोटोन तीन इलेक्ट्रॉन को, हजार फोटोन्स हजार इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देंगे, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाएंगे, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने ये बोली, दूसरी चीज आइंस्टाइन ने ये बोली कि जैसे ही फोटोन आता है, फोटोन की एनर्जी जो है वो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पहला तरीका, तो फोटोन की एनर्जी जो है ऐसे लिख दें, पहला तरीका, फोटोन एक फोटोन की एनर्जी जो है वो मेटल के वर्क फंक्शन के इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है या इलेक्ट्रॉन को चली जाती है। तो वर्क फंक्शन के इक्वल वाली एनर्जी करती क्या है, मेटल का इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड तोड़ देती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकल जाता है, सिर्फ इजेक्ट होता है, चलता नहीं है। बची हुई एनर्जी अगर है फोटोन के पास, तो वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के काम आ जाती है, फोटोन को काइनेटिक एनर्जी देने के काम आ जाती है। अच्छा, पीछे हमने इस काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करी थी ना, पीछे हमने जो एक्सपेरिमेंट्स करे हैं इन काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करी, तो मान लेते हैं वहां पर हमने वी नॉट कट ऑफ पोटेंशियल अप्लाई करा था, पीछे हमने कट ऑफ पोटेंशियल अप्लाई किया था, ठीक है। इस पोटेंशियल पे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स भी रुक गए थे। तो कितना मेटल सॉरी कितना बैटरी ने या कितना क्या कहते हैं एनोड ने वर्क डन करा, रिटार्डिंग पोटेंशियल ने कितना वर्क डन करा ताकि उसको इलेक्ट्रॉन्स को, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को भी रोक सके, दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कितना वर्क डन करेंगे, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दैट V इक्वल्स टू Q बाय सॉरी V इक्वल्स टू W बाय Q, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करना पड़ेगा, V नॉट, और इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है तो चार्ज कितना होगा, E, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और W की वैल्यू क्या आ जाएगी, E V नॉट इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए करवाना पड़ा। हाँ जी, तो दोबारा से एक बार हो जाए, एक फोटोन आएगा, पहली एनर्जी उसकी इंपार्ट होगी वर्क फंक्शन की इक्वल, जो इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस के साथ बॉन्ड तोड़ देगा। बची हुई एनर्जी, अच्छा इसके कारण सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मूव नहीं होगा। फोटोन की बची हुई एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी जितनी वो प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं ईवी नॉट, ये अभी हम काइनेटिक एनर्जी ही रहने देते हैं, अभी हम काइनेटिक एनर्जी रहने देते हैं। फाई नॉट को लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन को लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, एच न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन लेंगे, न्यू माइनस, तो दिस इज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इससे हम चारों लॉज एक्सप्लेन कर सकते हैं, चारों के चारों। या इसकी जगह एक और चीज लिख सकते हैं, ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट,
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज ईवी नॉट। अब इससे चारों लॉज एक्सप्लेन कैसे होंगे, देखो। ये चारों लॉज कैसे एक्सप्लेन कर पा रहा है? आइंस्टाइन की हमने इक्वेशन लिखी दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यूटन। इसी इक्वेशन से हम चारों लॉज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला लॉ क्या था, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, मतलब जितनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतने ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजेक्ट होंगे। आइंस्टाइन ने भी तो ये बोला कि एक फोटोन जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स, हमने पहले बात करी थी सबसे, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, एक फोटोन अगर एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पा रहा है तो ज्यादा फोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर पाएंगे, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पा रहा था तो ज्यादा फोटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर पाएंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा। पहला लॉ। दूसरा लॉ इन्होंने बोला, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलते हैं, कि देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कि अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रखते हैं तो नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज पॉसिबल। ये चीज क्या एक्सप्लेन कर रही है कि अगर हम न्यू लेस देन न्यू नॉट लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी विल बी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हम कम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तीसरी, अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएगी। चौथा इसने ये बोला था, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलती है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस इन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा, कि कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, जब इलेक्ट्रॉन और फोटोन कोलाइड करेंगे तो वो एक इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन सॉरी फोटोन का आना, फोटोन का आना टकरा के इलेक्ट्रॉन को निकाल देना इज अ सिंगल इवेंट। आएगा, एनर्जी देगा और निकल जाएगा, ये सारे एक सिंगल इवेंट है क्योंकि वो इलास्टिक कोलिजन है। तो इन्होंने ये बोला कि जैसे ही फोटोन आता है इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस हुआ बिकॉज ये एक सिंगल इवेंट है। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आएगा एनर्जी देगा और फिर निकलेगा। फोटोन आएगा एनर्जी देगा और निकलेगा, फोटोन आएगा टकराएगा और वो निकल जाएगा, खत्म। तो देर इज नो टाइम लैग, अगर होता भी है टाइम लैग तो बहुत कम होता है, विच इज 10⁻⁻⁻⁹ सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स में टाइम लैग होता है। ठीक है, तो यही इक्वेशन से हम सारी चारों लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ पा रहे हैं। यही आइंस्टाइन की बेटा अचीवमेंट थी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को लेके, इसी के ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ऊपर ही। चलो जी, नेक्स्ट है। अच्छा, यही चीज बता पा रही है बेटा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम क्यों पार्टिकल नेचर से समझ सकते हैं। एक तो आइंस्टाइन ने समझाया कि जब तक हम लाइट को पार्टिकल्स की फॉर्म में या फिर एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में नहीं लेंगे तब तक हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब कोशिश करते हैं कि क्या वेव थ्योरी, ह्यूजेंस प्रिंसिपल ने जो की थी वेव थ्योरी भी इन लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा पाएगी या नहीं।
अगर देखो वेव थ्योरी नहीं समझा पा रही है तो इनको तो हम सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही समझ सकते हैं, ठीक है। अगर वेव थ्योरी भी समझा पाती है तो फिर वो बात करेंगे हम, ठीक है, वैसे समझा नहीं पाएगी, ठीक है। चलो, तभी हम पहले ही लिख रहे हैं, हमें पता है नहीं समझा पाएगी, तभी हम लिख रहे हैं फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी कि वेव थ्योरी से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं समझा पाए, क्यों नहीं समझा पाए, देखो। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने क्या बोला था, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ही इंसिडेंट करवाएंगे तो ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल होगा। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। इन्होंने क्या बोला वेव थ्योरी, वेव थ्योरी ये बोलती है कि अगर हम एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी वाली लाइट लेंगे, इंटेंसिटी आ गया, अगर हम एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी वाली लाइट लेंगे तो इसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ वेव। अगर हम एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे, लाइट का, इंसिडेंट लाइट का एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, सॉरी उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी और लाइट की एनर्जी भी बढ़ेगी। ज्यादा एनर्जी वाली लाइट को अगर मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे, ज्यादा एनर्जी वाली लाइट को अगर मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे तो ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को इंपार्ट हो पाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और मेटल सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगी और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। और ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी और एनर्जी लाइट की और बढ़ जाएगी, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। बट अभी तो हम ये बात कर रहे हैं, अभी तो हम बात कर रहे हैं इसी की सिर्फ कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा सिर्फ क्या बढ़ाने से, एम्पलीट्यूड बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चाहे कम हो ज्यादा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, बस इंटेंसिटी इनफ होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो इन्होंने ये बोला कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे मतलब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, किसकी वजह से, इंटेंसिटी के ऊपर, नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट भी लेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। दूसरा, हाँ दूसरी चीज कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, नॉट फ्रीक्वेंसी। बट लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो उल्टा बोल रहे थे कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, और ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी बेटा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ऐसे नहीं कि सपना आया और बोल दिया, एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर हम एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी और लाइट की एनर्जी भी बढ़ जाएगी। वेव थ्योरी के हिसाब से लाइट की एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ज्यादा एनर्जेटिक लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगी और निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी हो। अगर एम्पलीट्यूड और बढ़ाएंगे तो और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी और लाइट की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इन शॉर्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं कर पा रही, ठीक है। तो दिस वाज द टू फेलियर्स ऑफ द वेव थ्योरी। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तीसरी चीज, वेव थ्योरी कहां फेल हो गई, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन्होंने ये बोला था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। अब यहां पर वेव थ्योरी क्या बोलती है कि लाइट एनर्जी आएगी, सॉरी लाइट आएगी, इंसिडेंट होगी, और लाइट जो है वो पूरे मेटल सरफेस के ऊपर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगी। मेटल मेटल सरफेस जो है, मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब जब तक इनफ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर लेते ताकि इलेक्ट्रॉन्स निकल पाए तब तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे।
मतलब इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के लिए टाइम लगेगा, बट एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, कि इलेक्ट्रॉनिक एमिशन जो है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ये कह रहे थे टाइम लगेगा। यहीं पर फेलियर ऑफ वेव थ्योरी हो गया। तो हमने ये देखा इन तीनों पॉइंट से कि हम वेव थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं समझ सकते जब तक हम लाइट को पार्टिकल नेचर नहीं लेते। जैसे ही लाइट का पार्टिकल नेचर पिक्चर में ले लिया, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक्सप्लेन हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता है? प्रूव करता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर को छोड़ के पार्टिकल नेचर भी है। और हमने बेटा इनके बारे में डिस्कशन करी थी। कई फिनोमेना ऐसे होते हैं जो लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव करते हैं, कई फिनोमेना ऐसे होते हैं जो वेव नेचर को। पार्टिकल नेचर को प्रूव करने वाले फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। वेव नेचर को प्रूव करने वाले फिनोमेना है इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन। जिनसे दोनों, जो फिनोमेना दोनों चीजें एक्सप्लेन करते हैं वो है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। दो फिनोमेना जो है वो, दो फिनोमेना दोनों नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो है वो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से ही एक्सप्लेन करेंगे हम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, पहली चीज है, पहली चीज है कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल की डिपेंडेंसी वर्सेस द फ्रीक्वेंसी। अब हमने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या पढ़ी थी, मैं साइड में बेटा लिख देते हैं। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। दिस वाज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम यही चीज पिक्चर में लेते हैं। देखो, इसी चीज को उठाते और यहाँ पे लिख देते हैं दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या फिर फाई नॉट भी लिख सकते हैं इसकी बजाय। इसकी बजाय हम फाई नॉट लिखते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला पीछे हमने पढ़ा था, ई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों के नीचे अलग ले लेते हैं। ये चीज बेटा बना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बना है। इसी चीज को, इसी इक्वेशन को अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो आप ये चीज देखो कि y एक्सेस के ऊपर हम क्या ले सकते हैं, y एक्सेस के ऊपर हम ले सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और x एक्सेस के ऊपर हम क्या प्लॉट करवा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम y एक्सेस के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल और x एक्सेस के ऊपर फ्रीक्वेंसी प्लॉट करवाते हैं, तो दिस ग्राफ विल गिव द स्ट्रेट लाइन, शुड गिव द स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या होगी बेटा, दिस विल बी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सम मेटल, जो जिस भी मेटल की हम बात कर रहे होंगे, दिस विल बी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसका स्लोप क्या है, लेट्स से मैं ये मेटल सरफेस ए ले लेते हैं, तो दिस विल बी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल सरफेस ए। और मेटल सरफेस बी ले लेते हैं, दिस विल बी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल सरफेस बी। ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे रख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे स्लोप देखें, अगर हम यहाँ पर स्लोप को कंपेयर करें, तो स्लोप ऑफ ग्राफ विल बी एच बाय ई, स्लोप ऑफ ग्राफ विल बी एच अपॉन ई। एच भी कांस्टेंट टर्म है, ई भी कांस्टेंट टर्म है, दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो ग्राफ का स्लोप भी कांस्टेंट होगा। तभी ये दोनों ग्राफ पैरेलल हैं, बिकॉज स्लोप ऑफ मेटल सरफेस ए विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ मेटल सरफेस बी विल बी इक्वल टू एच अपॉन ई, कांस्टेंट होगा। स्लोप सेम होते हैं तो ग्राफ्स विल बी पैरेलल। और दूसरी चीज, y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, माइनस फाइव नॉट अपॉन, क्योंकि y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो y इंटरसेप्ट कहां बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। दिस विल बी माइनस फाइव नॉट ए अपॉन में, माइनस फाइव नॉट बी अपॉन में।
अच्छा एक और चीज बेटा, वाई इंटरसेप्ट से क्या पता चल सकता है हमें, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल भी पता चल सकता है। ठीक है, एक और चीज देखो, जितनी ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उतना ही ज्यादा वर्क फंक्शन भी निकल पा रहा है, उतना ही ज्यादा वर्क फंक्शन। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है तो वर्क फंक्शन भी, वाई इंटरसेप्ट भी कम है और वर्क फंक्शन भी उतना ही कम होगा। मतलब वाई इंटरसेप्ट से हम वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं और स्लोप तो इन दोनों का कांस्टेंट है, तभी ये ग्राफ पैरेलल आ रहे हैं। इस ग्राफ को देख लो बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। दूसरी चीज, इसी इक्वेशन से हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी भी देख सकते हैं कि अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी वर्सेस द फ्रीक्वेंसी। ये इक्वेशन लिख दी हमने, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइ नॉट। अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। तो इसको भी अगर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो y एक्सिस के ऊपर क्या प्लॉट करवाएंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, x एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी। तो दिस ग्राफ विल गिव द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन का बन रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ले रहे हैं। तो ग्राफ भी, यहां पर भी ग्राफ पैरेलल है, दो अलग अलग मेटल सरफेस के लिए फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये मेटल सरफेस ए, मेटल सरफेस बी। अच्छा एक और चीज देखो, जब हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल रखी है तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर भी अभी जीरो ही है। अगर आप इस पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट्स लोगे तो दिस विल बी न्यू नॉट ए कॉमा जीरो, एक्स एक्सेस के ऊपर है ना। क्यों? बिकॉज अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से के इक्वल रखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल रखते हैं तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट तो हो गए होंगे लेकिन उनमें मूवमेंट अभी आ नहीं पा रही है, इसको हमने पीछे भी समझा था। ठीक है, जैसे ही अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये वाला फैक्टर बढ़ेगा जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो दिस y intercept will give minus pi naught, so this will be minus pi naught a and this will be minus pi naught। जितनी ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा मेटल सरफेस का, जितनी ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा मेटल सरफेस का। अभी भी ये ग्राफ पैरेलल है क्योंकि इनका स्लोप क्या दे रहा है, प्लैंक कांस्टेंट, जो कि दोनों मेटल सरफेस के लिए कांस्टेंट टर्म ही है, सेम ही है, तभी ग्राफ पैरेलल है। कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा उठा के। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट ग्राफ पॉसिबल है बेटा, हाँ जी, नेक्स्ट ग्राफ हम बना सकते हैं, तीसरा ग्राफ बना सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस द फ्रीक्वेंसी, दिस विल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट नॉट इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। हमने बोला था कि करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो करंट भी नहीं बनता। इसका मतलब यहां पर आके ही करंट बनना शुरू होगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबव अगर हम करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट आएगी और करंट बनना शुरू होगा, इसलिए हमने यहां पर एक सर्कल लगाया है कि इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट चाहिए तभी करंट बनेगा। अगर हम ये वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे तो यहां पर वो वाला पॉइंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो, और फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करेंगे, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, करंट विल बी कांस्टेंट, करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस द
स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस द इंटेंसिटी। दिस इज इंटेंसिटी नाउ। अगर इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो एक ग्राफ कुछ ऐसे है। और पांचवा, करंट वर्सेस द टाइम। करंट वर्सेस द टाइम, हमने ये बोला था कोई टाइम लैग नहीं होगा, लेकिन टाइम लैग असल में होता है, और वो कितना होता है, 10⁻⁻⁹। तो जैसे ही फोटोन आके इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराया होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए होंगे, और करंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। कुछ टाइम के बाद आके करंट कांस्टेंट हो जाएगा, और कितना ही टाइम आएगा, 10⁻⁹ सेकेंड्स। ठीक है। ये बेटा वो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है जिनके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चंस में। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी भी पढ़ लिया, ये भी देख लिया कि कैसे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन समझा पा रहा है। नेक्स्ट हमने बेटा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़नी है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, कमाल की हाइपोथेसिस, जिसकी वजह से हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी डिस्कवर हुआ। हीजनबर्ग ने इन्हीं प्रिंसिपल के ऊपर, इसी हाइपोथेसिस के ऊपर अपना प्रिंसिपल निकाला कि कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या उसकी वेलोसिटी हम सेम टाइम पे डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। दिस वाज हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर हम पोजीशन डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन, तो देयर विल बी अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। अगर हम वेलोसिटी डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं तो देयर विल बी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन सही से डिटरमाइन नहीं हो पाएगी। तो दोनों चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, पहले डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में एक्सप्रेशन से पढ़ेंगे। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब डी ब्रोगली भैया ने क्या बोला कि कोई भी मैटर उठाओगे, एवरी मैटर जो है वो वेव के तरीके से भी वर्क करता है, वेव नेचर भी शो करता है, और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। ठीक है, एवरी मैटर शो वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि अ वेव इज एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल। मतलब अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके उसके आसपास कोई ना कोई वेव्स भी एग्जिस्ट करती होंगी। मतलब एक मूविंग पार्टिकल जो है वो वेव नेचर भी शो करेगा, और क्योंकि वो पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर तो शो कर ही रहा होगा। ठीक है, अ वेव इज एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल। एक मूविंग पार्टिकल के साथ साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होगी, मतलब वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो कर पा रहा है। और उसी वेव्स को उन्होंने क्या बोल दिया, मैटर वेव्स। मैटर वेव्स या डी ब्रोगली वेव्स। मैटर वेव्स या फिर डी ब्रोगली वेव्स। अच्छा, कंडीशन क्या है कि पार्टिकल मूव होना चाहिए। जब तक पार्टिकल मूव नहीं होगा उसके साथ वेव्स एसोसिएटेड नहीं होगी। ठीक है, अब उस वेव की अगर वेवलेंथ निकालने की बात करें तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि इस फॉर्मूले से जी आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। क्या था, एच अपॉन पी, वेयर पी इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। डी ब्रोगली वेवलेंथ of the wave associated with the moving particle will be lambda equals to h upon में mv। This was the formula जिससे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस फॉर्मूले को प्रूव कैसे करा, डिराइव कैसे करा, इनकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। देखो जी, डेरिवेशन डेरिवेशन चलिए, अब इन्होंने क्या बोला, देखो लेट से मान लेते हैं हमारे पास एक फोटोन है। ठीक है, फोटोन है, फोटोन के पास एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन हम ले लेते हैं एच न्यू।
ठीक है, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज एच न्यू, या फिर हम इसे लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा, वेयर न्यू इज सी बाय लैम्डा। अभी तक हम यहां तक मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर एक फोटोन मूव करता है तो कितनी स्पीड से मूव कर पा रहा होगा, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज सी। तो इस सी स्पीड की वजह से उसके अंदर कितनी एनर्जी आ गई होगी, एम सी स्क्वायर, ठीक है, एम सी स्क्वायर। अब क्योंकि हम ये भी एनर्जी है फोटोन की, ये भी रेडिएशन की एनर्जी है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इट विल बी एच सी बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी से सी गया, क्या बचा, एच अपॉन में लैम्डा इक्वल्स टू एम सी, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट विल गिव द मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम जो है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो लैम्डा हम निकाल सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो इट इज एच अपॉन में पी, ठीक है। दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। जितने भी ऑब्जेक्ट, चाहे आप मैक्रोस्कोपिक लो चाहे आप माइक्रोस्कोपिक लो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जब तक कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ वेव्स एसोसिएटेड होंगी। और उन वेव्स की वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और उन वेव्स को क्या बोल देंगे, डी ब्रोगली वेव्स या फिर मैटर वेव्स, क्योंकि मैटर के साथ एसोसिएटेड है। इनके ही कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देखो, हमने लिखा दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में एम बी इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। पहली चीज, अगर मैं वेलोसिटी को जीरो कर दूं, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा, तो वेवलेंथ क्या होगी पार्टिकल की, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट वेवलेंथ का मतलब क्या है, कुछ नहीं है बेटा, इनफाइनाइट वेवलेंथ का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब कोई वेव्स नहीं निकल रही होंगी, कोई वेव्स एसोसिएटेड नहीं होंगी मूविंग पार्टिकल के पास, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट स्पीड से मूव कर रहा है, बहुत 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 ज्यादा स्पीड है, तो लैम्डा क्या होगा, एच अपॉन में एम इंटू में जीरो, तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी, एच अपॉन में इनफाइनाइट, तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो। कि अगर ऑब्जेक्ट इतनी ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा होगा तो उसमें से कितनी वेवलेंथ निकल रही होगी, जीरो वेवलेंथ, कोई वेव्स एसोसिएटेड नहीं होगी, ठीक है। चलो, तीसरा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और अगर हम इनफाइनाइट कर देंगे तो कितनी कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कोई वेव्स उस ऑब्जेक्ट में से नहीं निकल रही होगी, डी ब्रोगली वेव्स उसके साथ बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं होगी, ठीक है। चौथा, चौथा कि अगर हम लैम्डा और मास का रिलेशन देखें, डी ब्रोगली वेवलेंथ और मास का रिलेशन देखें, तो मास, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास बढ़ेगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कम हो जाएगी। इसलिए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कि मैं, या जितने भी चलते हुए ऑब्जेक्ट है मैक्रोस्कोपिक बड़े ऑब्जेक्ट, इनकी डी ब्रोगली ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा मास बहुत ज्यादा है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ उतनी ही कम हो जाती है, नॉन ऑब्जर्वेबल हो जाती है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को देखेंगे, तो उनका मास बहुत कम होता है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑब्जर्वेबल होती है उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, पांचवी चीज, कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो सारे पार्टिकल्स के लिए है, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक हो चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो। मैक्रोस्कोपिक होंगे तो नॉन ऑब्जर्वेबल होगी, माइक्रोस्कोपिक होंगे तो ऑब्जर्वेबल होगी, ऑब्जर्व हम कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ डजंट डिपेंड अपॉन चार्ज, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी डी ब्रोगली वेव्स एसोसिएटेड है, मूविंग प्रोटॉन्स के साथ भी डी ब्रोगली वेव्स एसोसिएटेड है, मूविंग न्यूट्रॉन्स के साथ भी डी ब्रोगली वेव्स एसोसिएटेड है। जबकि न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज नहीं होता। इवन हमारे साथ भी डी ब्रोगली वेव्स एसोसिएटेड है, लेकिन नॉन ऑब्जर्वेबल, क्योंकि मास ज्यादा होने के कारण वेवलेंथ कम होगी, ठीक है।
और अभी बेटा हमने पढ़ा है कि डी ब्रोगली वेव्स जो है वो एक और प्रिंसिपल को डिस्कवर करने में हेल्प करी उन्होंने, विच इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो क्या कहता है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। मतलब ये कोई एक कांस्टेंट के है, तो अगर मैं इसको उधर भेजूंगा तो इट विल बी के दैट कांस्टेंट अपॉन में डेल्टा, कि अगर हम वेलोसिटी डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो देयर विल बी मोर अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, और उल्टा अगर हम पोजीशन डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो देयर विल बी मोर अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। तो इसी डी ब्रूगली हाइपोथेसिस से इनका जन्म हुआ, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ठीक है, अब डिपेंडेंसी देख लेते हैं बेटा, लैम्डा डी ब्रूगली वेव्स और टेम्परेचर की। इससे पता चलेगा कि डी ब्रूगली वेवलेंथ और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी। पहले लैम्डा एंड काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा एंड काइनेटिक एनर्जी। हमने बोला काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन है पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो मोमेंटम क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ m2k, m2k। तो लैम्डा इक्वल्स टू होता है h अपॉन p, मोमेंटम की जगह ये पुट कर दीजिए, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में स्क्वायर रूट m2k। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी डी ब्रूगली वेवलेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उसकी डी ब्रूगली वेवलेंथ बढ़ जाएगी। दूसरी चीज है टेम्परेचर के ऊपर भी देख लेते हैं, बट यहां पर हम लैम्डा एंड टेम्परेचर लेंगे, बट यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी और पहले टेम्परेचर के बीच में बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन है 3/2 केबीटी। एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम पुट करें लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन स्क्वायर रूट m2 ब्रैकेट में काइनेटिक एनर्जी की जगह ये पुट कर देते हैं, 2 से 2 गया, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3m kbt, वेयर kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन, -23 जूल पर केल्विन। इससे हमें ये पता चल रहा है बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा तो डी ब्रूगली वेवलेंथ कम हो जाएगी। क्यों, टेम्परेचर बढ़ने से ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डी ब्रूगली वेवलेंथ कम होगी। टेम्परेचर कम होगा तो डी ब्रूगली वेवलेंथ बढ़ जाएगी, कम होने से वेलोसिटी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डी ब्रूगली वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी, मोर ऑब्जर्वेबल हो जाएगी। ठीक है, एक और चीज पढ़ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा है लैम्डा एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी। ठीक है, अब हमने देखा कि अगर हम किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी और उसके बीच में क्या रिलेशन होगा, ईवी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में हेल्प करेगा, एक्सेलरेट करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पहले भी रिलेशन डिराइव करा है हमने, तो अगर हम उसी फॉर्मूले में h अपॉन में स्क्वायर रूट m2k की जगह ये पुट कर दें तो m2 इंटू ईवी हो जाएगा, दैट मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में रूट 2m ईवी। ठीक है, अगर हम h कांस्टेंट की वैल्यू, 2 कांस्टेंट, e कांस्टेंट और m कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बी 12.27 अपॉन में रूट v आर्मस्ट्रॉन्ग की फॉर्म में हमारे पास रिलेशन आ। इससे भी ये पता चल रहा है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट v। तो पहली चीज हमने क्या देखी बच्चे, नीचे लिख देते हैं, यही लिख देते हैं। चलो, पहली चीज हमने क्या देखी, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, डी ब्रूगली वेवलेंथ। लैम्डा इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डी ब्रूगली वेवलेंथ
दोबारा से कम हो जाएगी। फिर हमने देखा तीसरे पार्ट में दैट लैम्डा इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एक्सेलरेट या प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी इनवर्स रिलेशन है। ठीक है बच्चा, ये था डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का वन शॉट।